बेटा प्रीवियस क्लास में हमने नेशनल इनकम टॉपिक में नेशनल इनकम अकाउंटिंग ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कराया था, राइट। मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। लास्ट के 3 क्वेश्चन ही करने थे, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। पक्का कोई ऐसा बेटा महापुरुष या महापुरुषी फीमेल वर्जन जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं? अच्छा, ओके, ठीक है, रीत ने करे हैं, मतलब सबने करे हैं। हाँ ब्रो, डाउट है? ओके, डाउट जो है वो मैं क्लास के बाद दूंगा, कोई टेंशन नहीं, अभी करवा दूंगा सारे। पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज ये वाला टाइम थोड़ा खराब हो जाता है। बेटा लास्ट क्लास में अभी तक मैंने नेशनल इनकम में आपको नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग, मैंने आपको फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी बताया। मैंने आपको एनएनपीएफसी कैसे निकालना है बाय वेरियस मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, तीनों मेथड से बताया। पहले जीडीपी निकालना पड़ेगा, फिर कन्वर्जन लगाना है, कन्वर्जन को अच्छे से याद रखेगा। आफ्टर दैट हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, फिर मैंने आपको बताया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट कि भैया इसमें हमें नेशनल इनकम में पहले तो गवर्नमेंट वाला सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा और ट्रांसफर वाली इनकम्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हर तरीके से प्राइवेट, पर्सनल, पर्सनल डिस्पोजेबल तीनों निकाल दिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला पार्ट है ना, उसका बस 1-2 टॉपिक छोटे छोटे बचे, उनको निपटा रहे फटाफट। फिर आज ही हम इसके सेकंड पार्ट पे जाएंगे, विच इज कॉल्ड केंजियन थ्योरी। याद है आपको केंजियन थ्योरी इसका सेकंड पार्ट था? आज मैं वो स्टार्ट कराऊंगा। पहले आप इसके कुछ थ्योरी टॉपिक्स के लिए हेडिंग डालो। ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, कहां पे? अपने क्लास 12th में, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप ध्यान से सुन लीजिए, बस आपको जल्दी से रिवीजन देनी है मुझे, दैट्स इट। बाकी तो तुम होशियार हो, तुम्हें आता ही है सब कुछ। हेडिंग डालो, हेडिंग डालना बेटा, नॉमिनल जीडीपी, सॉरी क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन डिस्कस। ये देखो बेटा, ये देखो, 2 कान वाली बिना सुनाई देने वाला प्राणी बैठा हमारे पास। अभी मैंने बोला क्लास के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी हमारा ये वाला टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक लड़की जो है वो, ये लड़कियां किसी की सुनती नहीं है, कितना भी बोल लो, कि क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे सर हम। हो जाता है समैरा जी, हो जाता है। आज समैरा जी के पास इतना रेवेन्यू आ गया, समैरा जी का दिमाग खराब हो गया, कह रही तब पैसा। सर प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग सर जी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आपके लिए ही तो मैं बैठा हूं। बिल्कुल बेटा, सारी रिकॉर्डिंग मांग लेना है, मैसेज कर देना, एक काम वाम थोड़ी कुछ है मेरे को, रिकॉर्डिंग सेंड करना ही तो काम है मेरा। तो मेरी लाइफ का आधी जिंदगी रिकॉर्डिंग सेंड करके बीत गई है तुम्हारी बदौलत। आ जाओ भाई। और वो जो आधी जिंदगी बीती है, उसमें आधी जिंदगी रिकॉर्डिंग सेंड करते हुए बीती है रीत को। यार रीत, नेशनल इनकम सही चल रहा है ना रीत? भाई ये वाली रिकॉर्डिंग, कौन सी रिकॉर्डिंग, गंदे इंसान। हाँ भाई, अब पहले सुनना ध्यान से बेटा, हम टॉपिक कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, या ये नॉमिनल इनकम वर्सेस रियल इनकम भी आ सकता है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना। मनी मार्केट में ना एक अप्रोच था, कैम्ब्रिज अप्रोच। मैंने आपको मनी मार्केट करा दिया, यस। कैम्ब्रिज अप्रोच करके एक अप्रोच था, उसकी इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो, एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई। एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई। पहली अप्रोच थी वो क्यूटीएम वाली, एमवी इज इक्वल टू पीटी। सेकेंड कैम्ब्रिज में थी एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई। मैंने बताया था वहां पे पी होते हैं प्राइस, प्राइस लेवल, और वाई वो था क्या? रियल इनकम। और जब मैंने उसे करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करता तो पी वाई बन गया था नॉमिनल इनकम। तो आज मैं रियल और नॉमिनल में डिफरेंस बता रहा हूं कि रियल नॉमिनल क्या होता है। ये समझ आ गया तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। और अभी लास्ट ईयर ही शायद, या लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, मेरे हिसाब से लास्ट इनके वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था कि रियल इनकम स्टैंड फॉर डैश, ये क्वेश्चन था। तो इसमें बताना था आपको नॉमिनल, नॉमिनल में एडजस्ट करना है प्राइस फैक्टर, ऐसा कुछ आंसर था उसका, ठीक है। तो आप वो ध्यान रखिएगा, अभी मैं बता दूंगा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, बट ध्यान से सुनना भाई। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, क्लियर है? अब पहले बेटा आप लाइन के सेंटर में लिखेंगे जीडीपी, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रीत बेटा लाइन के सेंटर में लिखो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसका मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटा जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आदि में मिला क्वेश्चन रियल वाला? अच्छा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ all final goods and services that are produced in the economy during an accounting year. During an accounting year that are produced in the economy। और बेटा आप चाहो ना इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इकोनॉमी के अंदर लिख लेना इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमी का मतलब क्या है? इन दी। क्या बेटा इसमें नफीफा वाला एडजस्टमेंट होगा? नहीं, ये डोमेस्टिक पे है ना। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है प्रिया जी? ग्रॉस वैल्यू of all final goods and services that are produced in the domestic territory of a country during an accounting year। और ऑलरेडी आपको पता है, इसके आगे लिख लेना बेटा, ये कंप्यूटेड एट मार्केट प्राइस होता है। ये किस पे कंप्यूट होता है बेटा? मार्केट प्राइस। तो आपको यहां पे दिख जाएगा ग्रॉस में हमने ग्रॉस वैल्यू लेनी है, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस। सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, डी स्टैंड डोमेस्टिक, और कंप्यूट होता है एट दी मार्केट प्राइस। ठीक है, रिया क्लियर है बेटा? अगर आपको ऐसे नेशनल इनकम साइड में रफ में बता रहा हूं, एनएनपीएफसी की डेफिनेशन निकालनी है, तो अलग ये डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस वो प्रोडक्शन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुआ है। क्योंकि यहां पे सेंटर में क्या है? नेशनल है ना, तो टेरिटरी वाली भी लेनी पड़ेगी और बाहर भी लेनी पड़ेगी। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कंप्यूटेड एट फैक्टर कॉस्ट, कंप्यूटेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये बात समझ आ रही है? हाँ, तो याद रखिएगा बेटा इसको। ये डेफिनेशन आप किसी की भी कैसे भी बना सकते हो, एक ही बात है। तो जीडीपी का मतलब रिया जी सिंपल टर्म्स में, एक इकोनॉमी में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसकी ग्रॉस वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब ध्यान से सुनना बेटा, गेम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है बेटा? मान लीजिए, अशरफ ध्यान से सुनिए, मान ले बेटा मैं बात कर रहा हूं 2010 की। रिया जी 2010 में बेटा आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस है, आज मान लो आपने 10,000 यूनिट बनाई बेटा। कितनी यूनिट बनाई? पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट में 10,000 यूनिट हुई है, 10,000 प्रोडक्शन हुई है। और जो प्राइस है ईच यूनिट का, वो मान लो बेटा 5 रुपीज पर यूनिट है। भाई 10,000 यूनिट बनी है और अगम एक यूनिट का प्राइस कितना है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस इकोनॉमी में 2010 की जीडीपी कितनी है? 50,000। भाई जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए उसकी वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे? सर जीडीपी का मतलब होता है क्या भैया? क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। यानी कि बेटा ये कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 5 रुपए। यानी बेटा इकोनॉमी में ग्रॉस वैल्यू कितना प्रोड्यूस हुआ है? 50,000 रुपए। क्या ये बात समझ आती है बेटा? क्या यहां तक कोई दिक्कत? साथ साथ नोट करना है आपको। कोई दिक्कत? अब सुनना, अब दिक्कत देते हैं। अब ये तो जीडीपी हो गई, बट जीडीपी को कंप्यूट करने के दो टाइप होते हैं। तो इसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब मैं लाइन के सेंटर में जीडीपी, और बेटा जीडीपी होती है दो प्रकार की। जीडीपी कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार। एक होती है नोमिनल जीडीपी। क्या होती है बेटा? नोमिनल। और एक होती है बेटा रियल जीडीपी। रियल जूस वाला नहीं, रीत रियल जूस नहीं बेटा, रियल जीडीपी। ठीक है,
एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। पहली वाली कौन सी बताई? कौन सी वाली? ए एक्टिंग कर रहा है तू मेरी, इतना मारूंगा ना। नॉमिनल, क्या बोला? नॉमिनल। अच्छा, अब आपको कि सर ये नॉमिनल और रियल में डिफरेंस क्या है, तो बेटा पहले आप आराम से लिखिए। नॉमिनल जीडीपी में लिखना बेटा, जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। अब ये आपको लगेगा क्या बोल रहे हो करंट ईयर प्राइस मतलब, अभी आप लिखते रहो बेटा आराम से। रियल जीडीपी में लिखना जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस। सर क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया बेटा। अब आप पेन रख देना इसे नोट करके, पेन भी रख देना और बातें भी बंद कर देना, ठीक है। अब एग्जांपल दूं मैं, समारा जी 2010 में प्रोडक्शन कितना था? 10 ये बंदे, बाहर निकलो बेटा बाहर निकलो। प्रोडक्शन कितना था? 10,000। प्राइस कितना था? और जीडीपी कितनी निकली? 50,000। अब बेटा हम आ गए 10 साल बाद, साइड में देखा, साइड में 2020 आ गया। अब मान लीजिए कोइंसिडेंटली 2020 में भी जो आउटपुट प्रोड्यूस है वो है 10,000 यूनिट्स। बेटा प्राइस जो है वो बढ़कर हो गया 10 रुपए। अब मैं जीडीपी निकालने की कोशिश करूंगा प्रिया, बट ध्यान से, पहले मैं आपके लिए बेटा नॉमिनल जीडीपी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? नॉमिनल जीडीपी। नाउ नॉमिनल जीडीपी होता है, एन लिखा हुआ है ठीक है नीचे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है बेटा? इसमें आपको करंट ईयर का आउटपुट लेना है और उसे मल्टीप्लाई करना है किससे? करंट ईयर के ही प्राइस से। मतलब अगर आप नॉमिनल जीडीपी निकालोगे तो 10,000 है यूनिट आज की। पिछली बार भी 10 थी, इस बार भी 10 है कोइंसिडेंटली। प्राइस जो है वो आज का कितना है? 10। तो बेटा नॉमिनल जीडीपी कितनी आएगी? 1,00,000 रुपए। लेकिन रियल, जब आप इसमें रियल जीडीपी निकालोगे तो बेटा जीडीपी कौन सी वाली? रियल वाली। बेटा वो होती है क्या? सर आपको लेना है करंट ईयर का आउटपुट और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे? बेस ईयर के प्राइस से। किससे बेटा? बेस ईयर के प्राइस से। कोई दिक्कत? अब बेस ईयर क्या होता है आप ये समझिए। बेस ईयर होता है एक ऐसा ईयर जिसमें आपकी इकोनॉमी एकदम स्टेबल रही हो। आप क्या समझते हो बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर होता है ना? ऐसा नहीं होता। बेस ईयर होता है एक ऐसा ईयर जिसमें आपकी इकोनॉमी एकदम स्टेबल रही हो। सर स्टेबल का मतलब आपकी इकोनॉमी में कोई भी नेचुरल या मैन मेड किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। सर उससे क्या होगा बेटा? अगर कोई नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंस होगी ना तो उससे इकोनॉमी में प्राइजेस अपने नॉर्मल से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हुई तो क्या प्राइजेस अपने नॉर्मल प्राइस से फ्लक्चुएट कर जाएंगे? यार मान लो जैसे कोविड आया, अब कोविड के टाइम पे जो नेसेसिटीज है उनका प्राइस थोड़ा बढ़ गया था क्योंकि डिमांड एकदम से बढ़ गई। तो क्या मैं उस ईयर को बेस ईयर ले सकता हूं? नहीं। तो इंडिया में बेस ईयर जनरली लेते हैं 2007 से 2008। 7 से 8 में किसी भी तरह का कोई स्टेबिलिटी थी, एकदम कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आई थी, चाहे मैन मेड चाहे नेचुरल कुछ भी नहीं, ठीक है। बट आप याद रखना आपको जो भी प्रीवियस ईयर दिया हो आप उसे बेस ईयर ले लेना अपने न्यूमेरिकल के लिए। कोई दिक्कत? पेपर में न्यूमेरिकल भी आता है इसका। तो जब मैं यहां रियल जीडीपी निकालूंगा तो बेटा इस साल का आउटपुट कितना है? 10,000। लेकिन प्राइस कौन सा लूंगा बेटा? प्राइस कौन सा लूंगा? पिछले ईयर वाला जो आपको गिवन है विच इज व्हाट? 5। तो रियल जीडीपी कितनी आएगी? क्या कोई दिक्कत बेटा? तो याद रखना, एक बार रिपीट करो। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन कंप्यूटेड एट मार्केट प्राइस। जीडीपी कितने टाइप की होती है? एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। जीडीपी कैलकुलेट होती है करंट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होती है करंट ईयर प्राइस पे, रियल जीडीपी कैलकुलेट होती है बेस ईयर प्राइस पे। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है रियल वाले का, रियल का करंट ईयर का आउटपुट इनटू बेस ईयर का प्राइस। नॉमिनल का फॉर्मूला होता है करंट ईयर का आउटपुट इनटू करंट। अब रीत मेरा क्वेश्चन क्या है? सिर्फ रीत बोलेगी, कोई और नहीं बोलेगा। रीत बेटा मुझे एक बात बताओ, 2010 में आपकी जीडीपी कितनी थी? 2010 में जीडीपी मैंने गोला भी बना दिया आपके लिए। हाँ
बस आपको देख के बता क्या। बेटा 2010 में जीडीपी, जीडीपी बेटा जो गोला बनाया। तुमने 50 बोला था, 50,000 बोला था तुमने, 2000 नहीं बोला था। अच्छा ओ, ओ तो मैंने कहा जीडीपी कितनी है, हमने कहा 2010। ओके ओके, ठीक है, ओए रीत की गलती नहीं है, मारूंगा। तू मत बोला कर, चुप रहे। हाँ बेटा, मेरी गलती है, लड़के गलत होते हैं बेटा मेरे। हाँ सॉरी मैम। रीत बेटा 2010 में जो जीडीपी है, जीडीपी वो कितना है बेटा? 50,000। 2010 में। 2020 में अगर मैं बोलूं नॉमिनल जीडीपी कितना है? 1 लाख। मतलब अगर नॉमिनल जीडीपी के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो बोल रहा है कि लास्ट ईयर आप 50,000 पे थे, आज आप 1 लाख पे हो, मतलब ट्वाइस का ग्रोथ हो गया। इकोनॉमी बेटा जीडीपी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा ग्रोथ। तो अगर नॉमिनल के बेसिस पे चलूं तो रिया जी वो कह रहा है 100% ग्रोथ हो गई, 50 से 1। लेकिन पिछले साल थी 50, और रीत इस साल की रियल कितनी है बेटा? 50। तो रियल कह रही है बेटा आप आज भी वहीं हो जहां पिछली बार थे, ना आप में कोई ग्रोथ हुआ है ना कोई नीचे गया हुआ है, वहीं पर हो। तो इससे पूछा, रीत से बोला था मैंने, चुप रहे बेटा। पॉइंट ये है रीत, वैसे तो इसने कर दिया काम खराब, बट पॉइंट ये, रीत खुश हो गई, कह रही है बच गई बच गई। पर मुझे लगता है अभी भी आप नहीं बता पाओगे, ऐसा मुझे ट्रस्ट है आप पे। रीत, दोनों में से कौन सा इंडिकेटर बेटर है, नॉमिनल और रियल, जो ग्रोथ को सही रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉमिनल, वेरी गुड, मुझे पता था ये कंफ्यूजन बाकी बच्चों को भी आएगी। अब रिया आप बोलोगे क्या सर पिछली बार 50 थी इस बार 1 हो गई, नॉमिनल क्या ग्रोथ दिखा रहा है सर? बढ़िया है। पिछली बार 50 थी इस बार 50 है, रियल तो ग्रोथ ही नहीं दिखा रहा। बेटा दोनों में से बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ होता है रियल। कौन सा होता है? अरे दीदी ध्यान से समझो बेटा, पिछली बार आपका आउटपुट 10,000 था, इस बार भी आपका आउटपुट 10,000 है, तो आइडियली आपने प्रोडक्शन में तो कोई ग्रोथ ही नहीं करी ना। नॉमिनल जीडीपी जो चेंज दिखा रहा है वो चेंज है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, और ये तो इन्फ्लेशन होता है। कोई समोडिटी 5 रुपए से 10 की हो गई, तो बेटा ये कोई ग्रोथ थोड़ी है। ऐसे तो आप अपने प्राइसेस बढ़ाते रहो, जीडीपी बढ़ती रहेगी, ये ग्रोथ नहीं है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। बात समझ आ रही है आपको? तो रियल जीडीपी ना दोनों में से रीत बेटर इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, बिकॉज उसमें चेंज आने का सिर्फ एक ही रीजन है, ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। क्योंकि प्राइस तो आप दोनों में कांस्टेंट ले लो ना, बेस ईयर वाला। नॉमिनल ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ नहीं होता, क्योंकि उसमें चेंज आने के 2 रीजन है, या तो चेंज इन आउटपुट या फिर चेंज इन, और चेंज इन प्राइस की वजह से अगर जीडीपी चेंज हो रही है वो अच्छी बात नहीं। भैया समझ आया बात? 100%, बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा। यार देख, अब उसमें ना मल्टीपल फैक्टर डिपेंड करते हैं बेटा। अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, मैं ये नहीं बोल रहा इन्फ्लेशन इज अ बैड थिंग, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं प्रोपोर्शनेटली, इट इज गुड। बेटा तेरी इनकम डबल हो गई, प्राइस डबल या डबल से कम स्पीड से बढ़ रहा है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। इन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो ना स्टेबल इन्फ्लेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब जैसे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो रही है, अब तो तू कहेगा सर बढ़िया है, प्राइस बढ़ रहे दबा के लोगों की इनकम परचेजिंग पावर बढ़ रही होगी। बेटा ऐसा नहीं हो रहा, वहां पे इनकम बढ़ रही है 10 रुपए से, अगले साल प्राइस बढ़ रहा है 200 रुपए से, ये गड़बड़ वाली बात हो रही है ना। तो प्राइस बढ़ना चाहिए एक स्टेबल तरीके से। इन्फ्लेशन का स्टेबल रेट होता है 5%, 6%। इंडिया में 5, 6, 7% इतना ही चलता है, वो स्टेबल है। जब 10, 15, 20 जा रहा है, दैट इज नॉट गुड। चलो, तो ये डिफरेंस फॉर्म में चल रहा था, 2 पॉइंट हो गए आपके। अब थर्ड पॉइंट बेटा, जो रीत ने हमें एनालाइज करके बताया अभी अभी, थर्ड पॉइंट है नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ
इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन रियल में लिखना गुड या फिर बेटर इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। लास्ट बेटा नॉमिनल में, नॉमिनल जीडीपी कैन चेंज ड्यू टू नंबर ए change in output and number B due to change in prices। बट रियल में लिखेंगे बेटा रियल जीडीपी कैन ओनली चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। क्या ये बात समझ आती है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी प्लीज बताएंगे यार, जल्दी से बताना बेटा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी। रीत बेटा आपको समझ आया अच्छे से? पक्का? तुषार, अगम, अशरफ, इधर शुभम, इधर माधवी जी, क्लियर है आपको बेटा? पीछे आदि भाई, पीछे पीछे पीछे। कैन ओनली चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। ठीक है, अब एक नोट डालो बेटा, एक नोट डालो। नोट डालना बेटा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, जीडीपी डिफ्लेटर। नोट डालेंगे बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, अब ये क्या होता है ये भी समझा देता हूं, पेपर में आता है बेटा, इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट कर लेना प्लीज। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यानी शुभम मेरे भाई, नॉमिनल जीडीपी कितना निकला था? 1 लाख। रियल कितना था? 50,000। मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा तो बेटा 200% आएगा। ये क्या दिखा रहा है अशरफ? ये दिखा रहा है बेटा कि आप रियल जीडीपी का 200% निकाल दोगे तो वो क्या निकल जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का 200% क्या हो जाएगा? तो नॉमिनल और रियल में क्या डिफ्लेटिंग है? दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स टूल है। इंडेक्स पता है ना, मैथ्स में बड़ा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स में क्या करते, जैसे आप प्राइस इंडेक्स निकालते हो तो आप क्या कर रहे हो कि बेस प्राइस से करंट ईयर प्राइस पे कितना डिफरेंस आया उसको कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स। तो यहां पे ये एक तरह का इंडेक्स है जो जीडीपी का इंडेक्स बताता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में कितना डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैं इसे थोड़ा और एनालाइज करूं तो ध्यान से समझना, सेमेना जी क्या मैं बोल सकता हूं जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होगा करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। रिया जी कोई दिक्कत? भाई नॉमिनल का फॉर्मूला लगा दिया, रियल का फॉर्मूला लगा दिया, बेटा कुछ कट रहा है तुम्हारे अलावा? करंट ईयर आउटपुट कट रहा है, तो यहां पे ये और ये कट गए। तो क्या मैं समैरा जी ये बोल दूं कि जीडीपी डिफ्लेटर होता है क्या? सर इट इज व्हाट बेटा, करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय
बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब बेटा याद करो, करंट ईयर प्राइस है 10, बेस ईयर प्राइस है 5 इंटू 100, कितना आ गया 200%। बेटा मतलब सुनना, जीडीपी डिफ्लेटर ये भी बताता है कि बेस ईयर से करंट ईयर में आपके प्राइस में कितना इंक्रीज आया। अरे तभी तो इसका एक और नाम पता है क्या होता है, इसे बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? बस सर ने आपको पढ़ाया है इंडेक्स नंबर P0 अपॉन में P1 इंटू 100 ऐसे करके, उसमें अलग लास्ट पे और पास से वाले मेथड आते थे, बट जो बेसिक फॉर्मूला था, सिंपल एग्रीगेटिव बोलते थे शायद इस फॉर्मूले को, सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, है ना, 4 मेथड होते हैं टोटल। सिंपल वाले मेथड में ये आता है P1 अपॉन में P0 इंटू 100, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन में प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो ये वही है बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर का एक और नाम है प्राइस इंडेक्स। अब आपके पेपर में कैसे बोलेगा? आपके पेपर में बोलेगा प्राइस इंडेक्स जो है वो 150% है, नॉमिनल जीडीपी दे रखी है, रियल निकाल दो। तो बेटा ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देना, तीनों में से कुछ भी देगा, एक निकालने बोलेगा, या ऐसे भी निकाल दो, बोल सकता है प्राइस इंडेक्स दिया है, करंट ईयर प्राइस दिया है, बेस ईयर प्राइस निकालो। कोई दिक्कत? पेपर में आता है, याद रखिएगा। समझ आया ना? बस हो गया बेटा, काम खत्म। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत यार, जल्दी बताओ यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ू मैं? बेटा ये आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता है खत्म, ये आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता है बेटा खत्म। अगर इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी तो प्लीज बेटा बताइए, अदरवाइज मैं स्टार्ट कराऊं पार्ट नंबर 2 विच इज केनियन थ्योरी। ऑब्वियसली आपको कोई पार्ट में नहीं डालना कि पार्ट 2 चल रहा है, बस एक फ्रेश पेज से हेडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर नेशनल इनकम, ठीक है? कोई दिक्कत है? कम अभी तक क्या करा है बेटा हमने? ये हुआ है नेशनल इनकम अकाउंटिंग खत्म। अब इसका मैं पार्ट भी करा रहा हूं विच इज कॉल्ड द केन्जियन थ्योरी, जिसे आपने बचपन में पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा प्लीज अगर नॉमिनल रियल में आपको कोई डाउट हो तो आप जल्दी से बताइए, अदरवाइज मीटिंग को रिजॉइन करिए। पहले बताओ नॉमिनल रियल में कोई डाउट? ध्रुव, दिव्यम, जुनैद, कल्याणी, कशिश, मानसी, राकेश, सिद्धार्थ, ओम, चैट पे बेटा जल्दी से बताइए, क्या कोई डाउट? इफ नॉट मीटिंग को रिजॉइन करो। नो सर, नो सर, नो सर, चलो आ जाओ, रिजॉइन करो मीटिंग। प्रिया बेटा समझ आया ना नॉमिनल रियल? पक्का ना? ओके। चालू करेगा गाइस, आ जाओ भाई। अब हम ऑफिशियली पार्ट बी पे चले गए हैं विच इज कॉल्ड द केन्जियन थ्योरी, ठीक है? आप चाहो तो ऊपर हेडिंग डाल सकते हो, केन्जियन थ्योरी पार्ट बी, जो भी है। टॉपिक मैं बता रहा हूं बेटा, पहला टॉपिक जो हमने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, हेडिंग डालो, अभी कुछ मिनट डालना है हेडिंग को। पहले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक चीज बस, साथ साथ नोट करना बेटा, साथ साथ नोट करते चलना। लाइन के सेंटर में लिखो बेटा, फ्रेश पेज, लाइन का सेंटर, इकोनॉमी। फ्रेश पेज, लाइन के सेंटर में लिखेंगे इकोनॉमी। माधवी जी, इकोनॉमी होती है दो प्रकार की, दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है बेटा? एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या होती है बेटा? जिसने अपने दिल के दरवाजे बेटा बंद कर लिए, जस्ट लाइक मी, ठीक है? कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है, बट ठीक है, क्लोज, क्लोज है, हाँ क्लोज भाई, जिसका कट गया है मतलब। बेटा एक होता है आलोक की तरह ओपन, जितने आ रहे जितने जा रहे आन दो जान दो, कोई दिक्कत नहीं।
एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है बेटा ओपन इकोनॉमी। बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसने अपनी बाउंड्रीज को क्लोज करा है एंड वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करती। मतलब वहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाउंड्री बंद कर रखी है भाई, नहीं ना आना है ना जाना है। और ओपन इकोनॉमी जो ओपन है, बाउंड्रीज ओपन है, जैसे इंडिया। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा, इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी बैक देन। धीरे धीरे करके एलपीजी पॉलिसी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, तो जो ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन के आने से इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी से कन्वर्ट हुआ था किसमें, जिसमें उन्होंने बोला था भाई ट्रेड करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, टैरिफ कोटा हटाया, मतलब टैरिफ को कम करा, कोटा तो हटा ही दिया, ड्यूटीज को रिड्यूस करा, ये सब करा। हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे थोड़ा। ओपन इकोनॉमी। अच्छा, क्लोज्ड इकोनॉमी भी फर्दर दो टाइप की होती है बेटा। सर ये क्यों बता रहे हो बेटा, इसको बताए बिना ना ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, हाँ बेटा वही वही हेडिंग है बस अब पहली। और ओपन इकोनॉमी को बोलते हैं बेटा फोर सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है अशरफ, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर। अब सर टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है? टू सेक्टर इकोनॉमी एक ऐसी क्लोज्ड इकोनॉमी है जहां पे दो लोग हैं। बेटा सिर्फ कितने लोग हैं? पहला व्यक्ति जो यहां पे होता है बेटा वो होता है कौन? आप ही आ जाओ बेटा पढ़ाने। हाउस होल्ड। पहला कौन होता है बेटा? हाउस होल्ड, जिसका काम सिर्फ कंजम्पशन करना है। क्या करना है? ये कह रहा है मैं तो गुड्स को कंज्यूम करूंगा भाई। ये करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या करता है बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ये वो वाला सी नहीं है बेटा, आलोक ये वाला सी नहीं है बेटा जो तू अनस को और अनस तुझे बोलता है, ना 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 बेटा, ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है ये? जो कौन करता है? हाउस होल्ड। सेकेंड, यार रिया अगर हाउस होल्ड को कंजम्पशन करनी है तो एक बंदे को गुड्स को प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा ना। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सेकेंड पार्टी कौन होता है? फर्म होता है बेटा। और फर्म करता है प्रोडक्शन और वो लगाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा क्या लगाता है? क्या ये बात समझ आई? टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ दो लोग हैं समेरा जी। एक कौन है? हाउस होल्ड, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है फर्म, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लगाता है, स्टैंड फॉर आई। सर थ्री सेक्टर में क्या होगा? बेटा थ्री सेक्टर में पहले सी आएगा, कंजम्पशन, फर्म हाउस होल्ड आ गई। सेकंड फर्म क्या लगाएगा? आई। और बेटा इस सेक्टर में थर्ड रोल आता है किसका? गवर्नमेंट का आता है। और ये लगाते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या लगाते हैं बेटा? तो सी, आई और जी तीन कंपोनेंट होते हैं। और फोर सेक्टर में पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, और फोर्थ यहां पे आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन आता है बेटा? और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लगाता है क्या? नेट एक्सपोर्ट्स। क्या लगाता है? और नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है बेटा गांव में। क्या? किसी बच्चे ने इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बोला? बोला क्या किसी ने? हाँ बेटा टक्कर मार दूंगा दीवार पे सर की। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या बोला? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मुझे ऐसा लगा किसी लड़की ने इधर से बोला। माधवी बोला क्या? नहीं मारूंगा टक्कर बेटा, सही से बता। यहां तक कोई दिक्कत? सर ये बता क्यों रहे हो? बेटा 12th क्लास में आपने सिर्फ कौन सा सेक्टर पढ़ा था? टू सेक्टर। 12th क्लास में आप याद करो, जब आप एडीएस इक्विलिब्रियम क्वेश्चन करते थे, सारे फॉर्मूले टू सेक्टर बेस्ड थे। अब ऐसा नहीं है, अब टू तो पढ़ना ही है। देखो पहली बात, अगर रिया जी टू समझ आ गया तो सारा अपने आप गेम खत्म हो गया। टू ही सबसे इंपॉर्टेंट है, टू के आते ही सब कुछ आपको आ गया। लेकिन हमारे सिलेबस में थ्री और फोर भी है। मेन आपको मुझे टू ही पढ़ाना है, मतलब लगाओ 2 क्लास या 3 क्लास हमारी टू सेक्टर पे ही लगेगी, सिर्फ 2 क्लास। और एक ही क्लास में मैं आपको 3 और 4 दोनों करा दूंगा। लेकिन 3 और 4 तभी समझ आएगा जब आप 1 और 2 को रिवाइज करोगे। तो प्लीज इन क्लासेस को ना अपने आप रिवाइज करते रहना, क्लास एंड होते अगली क्लास में रिवाइज करके आना। अदरवाइज चैप्टर में थोड़े ब्लंडर करोगे आप इसमें और 15 नंबर गवा दोगे फ्री के, लिटरली फ्री के। चलो अब स्टार्ट करें चैप्टर को ऑफिशियली। ये आपको पहले जानना जरूरी था।
अभी मैं कौन सा सेक्टर करा रहा हूं? आज से लेके जब तक मैं ना बोलूं, जितनी भी चीजें हो रही है सारी कौन से सेक्टर में होगी? 2। लास्ट क्लास में मैं अपने आप बता दूंगा बेटा 3 स्टार्ट हो गया है, पिछला जो पढ़ा था उसमें ये चेंज आ जाएगा। 4 स्टार्ट हो गया है, पिछला जो पढ़ा था उसमें ये चेंज आ जाएगा। बस माइनर माइनर चेंज करने, एज इट इज बाकी सेम रहेगा। कोई दिक्कत? रीत बेटा क्लियर है? बस खत्म करें रीत क्लास, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर और पेशेंस। ठीक है, कोई डाउट? रीत थोड़ा एग्जॉस्ट लग रही है मतलब। हेडिंग डालो बेटा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑब्वियसली इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हेडिंग डालेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। अब आप कुछ नोट मत करना, पहले मुझे डायग्राम बना दो पूरा, फिर हम नोट करेंगे। देखो बेटा, रिया जी कितने सेक्टर है? 2। नोट मत करना बेटा वरना खराब हो जाएंगे नोट्स। बेटा एक है हाउस होल्ड और दूसरा कौन है बेटा? फर्म। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा या फर्म प्रोडक्शन? हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा। क्या करेगा हाउस होल्ड? ये बेटा पहले सिगरेट पी लेगा, उसके बाद ये सिगरेट बनाएगा। बेटा पहले सिगरेट बनेगी ना, तभी तो तू पी पाएगा, है ना रीत? अरे यस और नो तो बोलो। बेटा पहले इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है, क्या होती है? लेकिन आपने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले फर्म को क्या चाहिए? इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और बेटा फर्म को ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन कौन देगा? क्योंकि और कोई तो इकोनॉमी में है ही ना। तो जब फर्म ने फैक्ट्री लगानी है उसके लिए लैंड हाउस होल्ड का लेगी। फर्म को लेबर चाहिए, उसके लिए लेबर कौन? हाउस होल्ड के हम जैसे लोग आएंगे। फर्म को इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल, प्लांट एंड मशीन चाहिए, वो कौन देगा? हाउस होल्ड। बेटा सबसे पहला स्टेप, फर्म को प्रोडक्शन करनी है, और प्रोडक्शन करने के लिए फर्म सबसे पहले एरो देख लेना ध्यान से। यहां बेटा सबसे पहले जाते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या जाते हैं बेटा? इन्हें आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, जो आपको मन है। फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपको ठीक लगे। और आपको ऑलरेडी पता है बेटा कितने होते हैं ये? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। रिया क्या ये सारी चीजें हाउस होल्ड फर्म को देगा फ्री ऑफ कॉस्ट? सर कैसी बात कर रहे हो भाई, पैसे लेगा ना। जैसे लैंड के बदले रेंट लेगा, लेबर के बदले वो वेजेस लेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो जब ये सारी चीजें जाएंगी तो बेटा इसके बदले इन रिटर्न, बोल रहा हूं इन रिटर्न, ये मिलेगा क्या बेटा? फैक्टर इनकम। बेटा फैक्टर इनकम का यही तो डेफिनेशन बताया था, ऐसी इनकम जिसके अगेंस्ट में फैक्टर सर्विसेज एक्सचेंज होती है। जो आपने कमाई अर्न करी है वही तो है ना। तो यहां से फैक्टर सर्विसेज गई, और बदले में फॉर्म से हाउस होल्ड को क्या जाएगा? फैक्टर। फैक्टर इनकम का मतलब है लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 1 एंड 2 हो गया, डन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अनस क्लियर है? अब बेटा प्रोडक्शन हो गई। अब फर्म ने जो गुड्स प्रोड्यूस करे, बेटा वो क्या करेगा? उसका बेचेगा। किसको बेचेगा? हाउस होल्ड तो कंजम्पशन करता है ना। तो थर्ड स्टेप में अब फर्म देगा हाउस होल्ड को
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या देगा बेटा? क्या ये फ्री में देगा? वो कहेगा भाई जब तूने मुझे फैक्टर सर्विस दी थी पैसे लिए थे, अब मैं भी पैसे लूंगा। अगम भाई यहां पे अब ये लेगा क्या? बस कीवर्ड याद रखिएगा बेटा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आलोक बेटा एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था मैंने आपको, पहला पॉइंट क्या था उसका? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज दिस, ये रहा बेटा। कंज्यूमर जो प्राइवेट फाइनल कर रहा है वो ये रहा, समझ आया? दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ऐसे इकोनॉमी में इनकम घूमती रहती है। रिया क्या होगा? अब देखो, इसने गुड्स बेचे, फर्म के पास पैसे आ गए, अब फर्म को फिर से अगले महीने क्या करना है? फिर से प्रोडक्शन करना है। उसके लिए अगले महीने फिर लैंड लेबर कैपिटल इंटरमेंट चाहिए, तो फैक्टर सर्विस लेगा, बदले में पैसा किसको दे देगा? हाउस होल्ड को। फिर अगले महीने फिर हाउस होल्ड को भी तो गुड्स एंड सर्विस चाहिए, तो वो गुड्स एंड सर्विस फर्म से लेंगे और पैसा किसको दे देंगे? फर्म को। ये साइकिल एज इट इज चलती रहती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। भाई कह रहे हैं सर हाउस होल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं कर सकता। बेटा देख, अगर मैं तेरे साथ ये फोन, मैं तेरे सामने फोन चलाऊं और इस फोन में कुछ ना हो, डिस्प्ले, ये बाहर की डिस्प्ले की बत्ती होती है ना, वो है, उससे चला रहा हूं बेटा, चल जाएगा बेटा फोन? बेटा बट पनीर बटर मसाला तू खाने गया, तेरे को भूख लग रही है, तो मैंने तुझे पनीर प्याज और टमाटर रख के दे दिए, मैंने कहा ले बेटा खा ले कच्चा। हाउस होल्ड रॉ मटेरियल कैसे कंज्यूम करेगा? भाई रॉ मटेरियल तो फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होंगे ना। मिल्क है बेटा, ऐसे नहीं होता बेटा। ये तू अपने लेवल पे सोच सकता है, मेरे घर पे गाय है, मैंने मिल्क निकाला पी लिया। इकोनॉमी के लेवल पे सोच सकता है, सबके घर पे गाय है, मिल्क एक प्रोड्यूसर को निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसे प्रिजर्व करके कोल्ड स्टोरेज करके पैक करके सप्लाई करना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल लेवल पे तू सोच सकता है हाँ मेरे घर पे गाय है, मैंने मिल्क निकाला पी गया रॉ मटेरियल, ऐसे वर्क नहीं करता ना। मैक्रो पढ़ रहे अपन लोग, यहाँ पे रॉ मटेरियल आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अब करने के लिए तू कह सकता है सर मैं तो कच्चा पनीर खा लूंगा, खा लिया पनीर। फाइनल गुड्स एंड सर्विस कंजम्पशन जो है वो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होगी, मैक्रो लेवल। चलो क्या ये क्लियर है बेटा आपको? जल्दी से नोट करो फिर इसे। पेपर में बेटा क्वेश्चन आ सकता है कौन किसको क्या दे रहा है, किसके बदले। हाँ, और यहां इसकी बात कर रहा हूं मैं, कुछ और मत समझना। गंदे इंसान हो ना, घिनौने, आ गया होगा तुम्हारे, अगम तो पहले ही हंस गया। अबे रहन दे तू, तू, मैं तो फिर भी ठीक सोच रहा हूं, तूने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा। मैं इमेजिन करवाता हूँ, ब्लेम दूसरों पे ट्रांसफर करो। नोट करो भाई जल्दी, जल्दी नोट करो। बेटा थोड़ा स्पेस बना के रखना। अरे यार कर दिया, हौच पौच कर दिया। अब इसमें और बातें भी आनी थी वैसे, तो कोई नहीं, घर में दुआ करना। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने वो बीच में इतना स्पेस क्यों छोड़ा है वहां? चलो रुक जाओ, कोई नहीं। अब सुनो, ऑब्वियसली टू सेक्टर में दो ही लोग हैं, लेकिन बेटा एक और चीज होती है, ध्यान से सुनना, ये आपके लिए शायद नहीं हो, वैसे ये 12th में थी, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, बट मुझे नहीं पता आपने पढ़ी होगी नहीं, क्योंकि ये पीछे छोटा सा नोट में दी थी, पावर बूस्टर टाइप में। अब सुनना, पेन रख दो बेटा वरना समझ नहीं आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो गए। रुक जाओ। टू सेक्टर में ये दो लोगों के अलावा एक पार्टी और होती है। अब आपको टू सेक्टर में तो दो ही होता है, तीसरा कहां से आ गया? देखो ये कोई मेन रोल प्ले नहीं कर रहा, ये एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा है। यस बेटा, इनके बीच में एक पर्सन होता है विच इज कॉल्ड दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इनके बीच में एक और पार्टी है विच इज कॉल्ड दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। सर ये कौन होते हैं? बेटा ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
जो फाइनेंस में डील करती है, मतलब पैसों के लेन देन में डील करता है, सिंपल शब्दों में कौन है ये? बैंक है। कौन है ये? वैसे ये बैंक नहीं है, और भी चीज आती है इसमें, LIC या कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन, बट अभी के लिए हम इसे समझते हैं बैंक है। क्या ये? अब इसका भी कुछ रोल आता है बेटा, समझो। बेटा क्या हाउस होल्ड 100% इनकम को कंज्यूम करता होगा? भाई कुछ सेविंग का कॉन्सेप्ट भी तो होता है ना। अब जब हाउस होल्ड ने पैसा कमाया तो आपके पापा क्या सारा 100% कंज्यूम करते हैं? नहीं, जनरली इट इज 20-30% सेविंग एंड 70-80% इज कंजम्पशन, राइट? तो बेटा हो सकता है कि हाउस होल्ड अपनी इनकम का कुछ पार्ट, और फर्म भी अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या कर देगी? सेविंग कर देगी बेटा। क्या कर देगी? सेविंग कर देगी। अच्छा, क्योंकि ये इनकम का पार्ट सेव हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि ये सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रहा है? अब ये पैसा फ्लो थोड़ी करेगा भाई। फ्लो क्या है? फ्लो तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। अब जब मैं 100 रुपए कमाए, 100 में से 20 रुपए सेव कर दिए, तो सर्कुलर फ्लो में कितना पैसा जाएगा? 80 तो जाएगा ना। सेविंग से क्योंकि सर्कुलर फ्लो का पैसा हट जाता है, दैट्स वाई सेविंग्स आर कॉल्ड लीकेजेस। क्या होती है बेटा ये? इन्हें लीकेजेस बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। सेविंग्स क्या है? लीकेजेस। अच्छा, क्या ये सिर्फ पैसा सेव करते हैं? क्या कभी फर्म और हाउस होल्ड मनी बोरो नहीं करता? बोरो भी तो कर सकता है। तो कई बार ये दोनों पार्टी, बोथ फर्म एंड हाउस होल्ड, बेटा बोरोइंग्स भी करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, बोरो करने से फ्लो के अंदर पैसा आएगा? भाई मैंने 100 रुपए बोरो कर लिए, तो बोरो क्यों करता हूं? कंजम्पशन के लिए करते हो, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। जब भी आप बोरोइंग करोगे, क्योंकि उससे फ्लो में पैसा आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्या बोलते हैं इसे बेटा? हाँ, ये वो वाला नहीं बेटा, बचपन में जो आपके पीछे लगा था, वो नहीं है बेटा। ये स्टेरॉइड वाला नहीं, नहीं बेटा। ये हेपेटाइटिस बी वाला नहीं है, बचपन में लगा देते थे, कोई इज्जत ही नहीं थी हमारी। गलत बात। ये कह रहे लेटा के गलत बात। फिर तुम कहते हो मैं गंदा सोच लेता हूँ, इसलिए बोला। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे तो यहाँ पे लगा है भाई। अच्छा ये बात समझ आई? हाँ, जो आप पैसा बोरो करते हो ना, वो बैंक्स के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? बैंक तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसे तो इंटरेस्ट आएगा उस पर। बोरोइंग को ना ब्रैकेट में इन्वेस्ट भी कर लेना, इन्वेस्टमेंट भी इंजेक्शन होते हैं। तो सेविंग्स आर लीकेजेस, और बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट दोनों आर क्या? इंजेक्शन। इंजेक्शन सॉरी, इंजंक्शन निकल गया वो लॉ वाला, सूट फॉर इंजंक्शन। हाँ हाँ, बस मुझे मत बताओ, ऑर्डर होता है। चलो जल्दी लिखो, लॉ मत लाया कर बीच में, इको की क्लास है, इको पढ़ा कर। नोट करो जल्दी, छोटा छोटा लिख दे बीच में, या फिर अगर आपको लग रहा है दोबारा बनाने की जरूरत है, तो इसके ऊपर पेज चिपका देना, दोबारा बनाना जैसे मैं, जगह है तो बना लो। जल्दी नोट करो यार, जल्दी। रीत ऐसे हंसी में लाग, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा बेटा आज तक। मैं बताता हूँ, मैं बहुत मारूंगा। और रीत पहले फेवरेट स्टूडेंट पिटते हैं। ये यूं करके तुम गाली दे रहे हो क्या मेरे को? हंस रहे हो, गाली दे रहे हो? गाली दे, कह रही गाली दे रही हो। नोट हो गया रीत? तुषार भाई नोटिंग डन? वेरी गुड। भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े आगे। एक और बात इसी में, अगर आप अंदर वाला फ्लो देखो एक बार, अंदर वाला हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है?
और फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहे हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विस। बेटा ये जो अंदर वाला फ्लो होता है ना, इसे बोलते हैं रियल, फिजिकल या फिर कमोडिटी फ्लो। रियल फिजिकल कमोडिटी फ्लो refers to flow of goods and services between household and firm। हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में जो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है उसे बोलते हैं रियल फ्लो, मनी फ्लो, ओ रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो, कमोडिटी फ्लो। हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में बेटा अंदर वाला फ्लो देख, अंदर वाला ये इसको सर्विसेज दे रहा है, वो उसको गुड्स एंड सर्विस दे रहा है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये सर्विसेज गई और ये गुड्स एंड सर्विस गए, तो यहां पे गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है ना, इसे बोलते हैं रियल फ्लो। लेकिन जब आप बाहर वाला फ्लो देखोगे बेटा, बाहर वाला ये वाला, आप देख रहे हो बाहर वाला फ्लो क्या हो रहा है? इट इज द फ्लो ऑफ मनी, इट इज द फ्लो ऑफ, आप देखो ऊपर फैक्टर इनकम, नीचे फाइनल कंजम्पशन, पैसे का फ्लो हो रहा है ना बेटा, इसे बोलते हैं मनी या नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो या फिर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, और यहां पे मैं लिखूंगा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। सर जो आपने नोट्स लिखवाए हैं वो बीकॉम के एग्जाम में चल जाएंगे बेटा, वहां ना थोड़ा सा यार लिखना ज्यादा पड़ता है। देख कॉन्सेप्ट तो यही होता है पूरा, कुछ कुछ अलग नहीं है, लेकिन अब देख यहाँ तो मैंने पूरा लिखवा के ऐसे समझा दिया, वहां तुझे ये ड्राइंग बनानी पड़ेगी, चित्रकलाएं पहले, उसके बाद तुझे कम से कम इसमें 2-3 पेज भरने पड़ेंगे, तब तुझे मार्क्स मिलेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, समझाना यही है, बस लिखना ज्यादा पड़ेगा, जितने तू पेज भरेगा उतने अच्छे तेरे को मार्क्स मिलेंगे। सीए में ऐसा है ना, सीए में तो एमसीक्यू जाएगा, समझ आया बेटा? तो ये पहला टॉपिक खत्म होता है, कोई दिक्कत? आगे कंटिन्यू करें? हिम्मत है ना? थके तो नहीं हो ना? अकाउंट्स तो है बाद में है ना, 12:30 है ना, तो है तो 20 मिनट अभी। यार कैसे कैसे होगा यार? क्या भाई? आज मैं पागल है क्या? आज तो बस थोड़ा और ब्रीफिंग, एक और छोटा सा काम करो। चलो आगे हेडिंग डालो, चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दो चैप्टर का, फिर अगली क्लास स्टार्ट करेंगे हम मेन, ठीक है? एक इंट्रोडक्शन छोटा सा बना वो बता देता हूँ। तुम गंदी शक्लें बना देते हो ना, तो देखा नहीं जा, मतलब वैसे गंदी है फिर और गंदी बना तो देखा नहीं जाता ना। चलो अब बेटा पहले मैं बताता हूँ चैप्टर में हम करने वाले। सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी? हाँ जी बेटा बिल्कुल होगी, इवनिंग की तो फॉर श्योर है, आपकी भी मैं कोशिश करूंगा ले लूँ इस बार। नेशनल इनकम ही रखेंगे, डन है बेटा। संडे को परसों नेशनल इनकम की एक्स्ट्रा क्लास डन है 100%, ठीक है? 1.5-2 घंटे की होगी, 2 घंटा लेके चलो, प्रिपेयर होके आना, कॉफी वॉफी पीकर आना, टाइम मैं कल रात तक बता दूंगा बेटा। चलो अब देखो बेटा, नोट नहीं करना, रुक जाओ, पेन रखो, पेन रखो, सुनो, अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझो बेटा। अभी मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था बेटा? जो याद है डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर पहले, वो माइक्रो था, क्या था वो? माइक्रो स्टडीज इंडिविजुअल, माइक्रो स्टडीज। मैंने आपको नोट मत करना, पहले बता रहा हूं फिर नोट्स कराऊंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ाया था डिमांड एंड सप्लाई, पढ़ाया था ना बेटा? क्या था? डिमांड, quantities of a commodity which a consumer is willing and able to buy at various prices over a period of time। कितने टाइप की होती थी डिमांड? दो, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल डिमांड होती थी, एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है एक कमोडिटी। मार्केट डिमांड होती थी, ऑल कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, ऑल कमोडिटी नहीं था, एक कमोडिटी। अब याद करो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि भाई जब जैसे फॉर एग्जांपल आलोक दारू पी रहा है, तो बेटा आलोक जो है वो मान लो एक पर्सन है, वो किंगफिशर की एक बियर है एक, और वो पूरे साल में 1000 बियर पीता है, तो ये आलोक की इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन आलोक अकेला थोड़ी बियर पीता है, रीत करी सर मेरे को आप भूल गए इसमें, मेरे तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो रीत ने बोला सर मैं 5000 बॉटल पीती हूँ, ऐसे ही समैरा ने बोला सर मैं 3000 बॉटल पीती हूँ, सबने बताया अपना।
तो बेटा जब इंडिविजुअल डिमांड को आप ऐड कर दोगे देन इट विल बिकम अ, अबे कंज्यूमर सारे हैं लेकिन कमोडिटी क्या है, माइक्रो ओनली स्टडीज इंडिविजुअल, ऑल कमोडिटी हुई तब तो बात ही अलग हो जाएगी ना। तो बेटा डिमांड और सप्लाई मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, राइट। वहां पे जो डिमांड था वो क्या था बेटा, एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा था क्या, एक कमोडिटी, वेरी गुड, ये माइक्रो की डिमांड है बेटा, इंडिविजुअल डिमांड। अच्छा सप्लाई भी पढ़ाई थी इंडिविजुअल वाली, बेटा ये क्या थी, एक प्रोड्यूसर जो सप्लाई यानी ऑफर फॉर सेल करता है कितना कमोडिटी, क्लियर है बेटा। और मैंने आपको याद करो क्या बताया था, ये बात मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई इक्वल होती थी इसे क्या बोलते थे, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते थे, आप कह रहे मैंने क्या बताया था, डिमांड सप्लाई, तो वहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, फिर उसमें चेंज भी आता है, राइट वर्सेस लेफ्ट, केसेस बनाए थे और बताया था पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा। बेटा जब डिमांड सप्लाई इक्वल होते हैं दिस सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी कुछ भी नोट मत करना, आराम से पहले देख लो। पहले बताओ ये वाली बात याद है आपको, ये रिया मैंने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ाई थी बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई में, ठीक है। आई रिपीट, माइक्रो में मैंने डिमांड पढ़ाया, सप्लाई पढ़ाया। डिमांड होता है एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कमोडिटी, सप्लाई होता है एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है एक कमोडिटी। और जब डिमांड और सप्लाई माइक्रो के इंडिविजुअल वाले इक्वल होते हैं उस टाइम पे क्या निकलता है, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या निकलता है, अच्छा सर ग्राफिकली दिखाना, बेटा ग्राफिकली देखो, आपकी शक्लें देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ाया नहीं है, ये तुम्हारी शक्ल एक्स 0 वाई, यहां पे आप क्या लोगे बेटा, प्राइस, यहां पे क्या लोगे, क्वांटिटी, डिमांड सप्लाई दोनों। बेटा ये कौन है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप। बेटा ये कौन है, पॉजिटिव रिलेशन की वजह से कैसा बनता है, बेटा यहां पे दोनों कट गए, तुम्हारा भी कटेगा। ई फॉर, हाँ क्योंकि यहां पे क्यू डी इज इक्वल टू, बेटा ये क्या आ गया, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और ये क्या आया बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या आया बेटा, हाँ अब तुम्हारा ज्यादा मुंह चल रहा है, पहले बोल नहीं रहे, समझ आए, ये पढ़ाया है यार मैंने। हाँ ऐसी शक्ल मत बनाओ प्लीज। सर अब हमें करना क्या है, ये तो पहले करा दिया आपने, अब हम क्या करें, देखो रिया बेटा अब समझ आएगा आपको हम करने क्या वाले चैप्टर में। बेटा अब मैं आ गया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, रिया किस में आ गया बेटा, बेटा माइक्रो और मैक्रो में वैसे रिया बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जब कराऊंगा तब बताऊंगा, बट सबसे मेजर डिफरेंस है बेटा, माइक्रो की स्पेलिंग में आई आ रहा है, अबे हंस क्या रहे हो, यही डिफरेंस है। और मैक्रो की स्पेलिंग में, बेटा माइक्रो में आई स्टैंड फॉर व्हाट, हाँ वो जोक नहीं था बेटा, पता नहीं तुम क्यों हंस गए। और मैक्रो में ए स्टैंड फॉर, रिया जी मतलब बेटा माइक्रो में जब हम डिमांड सप्लाई पढ़ा रहे थे ना तो वो फॉर सिंगल कमोडिटी होता था, लेकिन बेटा आलोक क्या सिर्फ किंग फिशर की बियर ही पीता है, क्या वो दारू नहीं पीता, क्या वो गुटखा नहीं खाता, क्या वो सिगरेट नहीं पीता, क्या वो खाना नहीं खाता। तो भाई जितने भी गुड्स की आप डिमांड कर रहे हो, जब आप एग्रीगेट डिमांड ले लोगे तब आप मैक्रो में चले जाओगे, किस में चले जाओगे, माइक्रो स्टडीज इंडिविजुअल, मैक्रो स्टडीज एग्रीगेट। मतलब रिया जी इस चैप्टर में सबसे पहले कल जब आप संडे को जब आप मुझसे मिलोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले एक कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, इसके बारे में 15 20 25 मिनट अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा क्या, एग्रीगेट सप्लाई, इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। सर ये वैसे होता क्या है बेटा, यहां पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, एग्रीगेट डिमांड होता है ऑल कंज्यूमर डिमांड करेंगे क्या, अबे ऑल कमोडिटी। अगर ऑल कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी आ गया तो वो तो मार्केट डिमांड होता था ना, वो भी माइक्रो में ही आता है यार। याद कर मार्केट डिमांड क्या होती थी, जो सारे कंज्यूमर प्रेजेंट इन द मार्केट करते हैं एक कमोडिटी के लिए।
मैं एक बार तुझे क्लियर कर दूं बेटा, तू मुझे लग रहा है खो गया आज। सुन बेटा, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ना ना रुक जा तू, अभी मुझे लग रहा है तेरे को डाउट है। बेटा माइक्रो में हम पढ़ते थे डिमांड। माइक्रो की डिमांड दो टाइप की होती थी, एक होती थी इंडिविजुअल डिमांड, एक होती थी यहां पे एक कंज्यूमर एक कमोडिटी, यहां पे ऑल कंज्यूमर, लेकिन कमोडिटी क्या होती थी? मैक्रो में जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो क्या होता है? ऑल कंज्यूमर। अब समझ आया? वेरी गुड। हाँ जी, तो ऑल कंज्यूमर डिमांड करे ऑल कमोडिटी। फिर मैं आपको अगले इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा एग्रीगेट सप्लाई, विच इज व्हाट सर, ऑल प्रोड्यूसर जो ऑफर फॉर सेल यानी सप्लाई कर रहे हैं कौन सी कमोडिटी। और मजे की बात यह है बेटा कि जब एडी और एएस आपस में इक्वल होते हैं, जब एडी और एएस आपस में क्या होते हैं, उस टाइम पे डिटरमाइन होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इस टाइम पे पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आप डिटरमाइन कर रहे हो। ये डिफरेंस समझ आया? वहां पे जब इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई, वो उसे क्या बोलते थे? मार्केट इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर मैं इसे ग्राफिकली बनाऊं, ऑब्वियसली आपको अभी ग्राफिकली तो इतने बेटर समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि आपने अभी कर्व वर्व पढ़े नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं ये कैसे वर्कआउट करता है, ताकि आप आगे जाके समझ पाओ अच्छे से। बस ये लास्ट डायग्राम फिर आप नोट करना, फिर आप निकल लेना घर को। सॉरी, कंजक में सर, कंजक। अब बेटा इसका ग्राफ देखो जरा एक बारी, मतलब अभी हमें क्या पढ़ाना है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है वाले कर्व, मैं कल पढ़ाऊंगा ये वाले संडे को। बेटा आपको याद रखना, इस चैप्टर में हम बेस किसको लेंगे? पूरे चैप्टर में बेस इनकम होगा, और यहां मैं बना रहा हूं एडी एंड एएस। अब सबसे पहले एडी बनता है वाई एक्सिस से अपवर्ड स्लोपिंग। समझा जी क्यों? संडे को मैं बता दूंगा विद लॉजिक, अभी बस याद रखो। एएस बनता है ओरिजिन से अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों कैसे अगली क्लास संडे बता दूंगा। बेटा एडी और एएस कहां पर इक्वल है? सर यहां पर इक्वल है, और जहां पे एडीएस इक्वल होंगे बेटा ये क्या पॉइंट होगा? बेटा ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ब्रेक इवन हो जाता है बेटा। और इस लेवल पे ये जो डिटरमाइन होता है ना, वाई, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या होता है बेटा ये? और हम अज्यूम करते हैं कि यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है यहां पे? ये सारी चर्चाएं हमें अगली क्लास करनी है अच्छे से विद लॉजिक्स। बट आपको मेरे हिसाब से हमने डिमांड सप्लाई में क्या करा था, और अब हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में क्या करने वाले हैं, इसका मैंने एक छोटा सा डिफरेंशिएट दे दिया। चैप्टर नंबर 2 में आपने इंडिविजुअल वाले पढ़े थे, आपने मार्केट इक्विलिब्रियम निकाला था। अब आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ोगे और आप क्या डिटरमाइन करोगे? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। समझ आया? पक्का क्वेश्चन आएंगे इसमें से न्यूमेरिकल 110%। कोई दिक्कत? 15 नंबर का है तो आप साथ साथ लेके चलो। 7 नंबर आएंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग से, और 7 नंबर आएंगे केंजियन थ्योरी से। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, और आप बेटा अपने घर की तरफ जा सकते हैं अकाउंट्स की क्लास लेने के बाद। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।